संकेत नदी में डूब रहा था। उसके नाक और मुंह में पानी भरने से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो गहरी नदी उसे अपने अंदर निगलती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। गर्म सांस पानी में घुलकर ठंडी हो रही थी। संकेत की जब आंखें खुली तब उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। संकेत ने अपनी आंखें मसलते हुए इधर उधर देखा। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। एसी, फ्रिज और टीवी समेत उस कमरे में हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। वो उस कमरे में अकेला एक बड़े से बेड पर लेटा हुआ था। कमरे के आगे एक तरफ बालकनी थी जहां से रोशनी आ रही थी। संकेत बेड से नीचे उतरा और पर्दे सरकाते हुए वो बालकनी में चला आया। बालकनी से जब उसने देखा तब उसे पता चला कि वो एक 5 स्टार होटल के कमरे में था। संकेत हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। संकेत होटल के कमरे से बाहर निकल आया। गैलरी से होते हुए वो लिफ्ट लेकर नीचे लॉबी में चला आया। रिसेप्शन काउंटर पर जाकर उसने पूछताछ करनी चाहिए। उसने होटल की रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछा, हेलो, क्या आप मुझे बता सकती है कि रूम नंबर 8012 किसके नाम से बुक है? रिसेप्शन काउंटर वाली लड़की ने कहा, सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन ऐसे किसी को नहीं दे सकते। संकेत जानता था कि वो लड़की उसके साथ किसी भी गेस्ट की निजी जानकारी कभी साझा नहीं करेगी, लेकिन उसे जानना था कि क्या उसके नाम से वहाँ कोई रूम बुक है। इसीलिए संकेत ने अपना सवाल बदलते हुए फिर से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे इतना बता सकती है कि संकेत परब कौन से रूम में रुके हुए हैं? उनके साथ मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। उस लड़की ने कंप्यूटर में अपने डेटाबेस में चेक करते हुए कहा, जी, संकेत परब नाम से तो कोई गेस्ट हमारे होटल में नहीं ठहरे हैं। संकेत को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो होटल के उस कमरे में पहुंचा तो कैसे। संकेत इसी सोच में डूबा हुआ चल रहा था। तभी वो किसी से टकराया। जिस आदमी से वो टकराया था उसके हाथ में एक सूटकेस थी, जो टकराव की वजह से उस आदमी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वो आदमी बिना संकेत की तरफ देखे और अपनी सूटकेस उठाते हुए गुस्से से कहता है, दिखाई नहीं देता, आंखें है या? इतना बोलकर वो आदमी रुक गया। उसने संकेत को देखकर चौंकते हुए पूछा, विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान को खतरा है, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। उसे रोकते हुए संकेत कहता है, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम संकेत है, विवान नहीं, और मैं आपको नहीं जानता। वो आदमी मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम विवान? तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ संजय। अब चलो यहाँ से, यहाँ पर खतरा है। इतना बोलकर संजय उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। उनकी गाड़ी होटल के गेट से बाहर निकली ही थी। तभी होटल के अंदर से बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। दोनों ने गाड़ी से नीचे उतर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सिलेंडर फट गया है, जिसके तुरंत बाद एक के बाद एक ऐसे 4-5 धमाके हुए। होटल में आग लग गई। अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। संकेत को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। होटल के अंदर से लोग भागते हुए बाहर निकल रहे थे, जिनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। संकेत वहां खड़ा बस देख रहा था। संजय ने उसे गाड़ी के अंदर बिठाया और वो दोनों वहां से निकल गए। दोनों थोड़ी दूर आ गए थे। संकेत पीछे देखते हुए कहता है, हमें कुछ करना चाहिए। संजय गाड़ी चलाते हुए कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती होगी, तुम बस अपनी जान बचाओ। उस पर संकेत कहता है, लेकिन मेरी जान को किससे खतरा है? संजय कहता है, भूल गए? कुछ दिनों पहले तुम्हें फिरौती के लिए किसी गैंग ने फोन किया था और तुमने फिरौती देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए अब वही लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। संकेत सोचते हुए मन में कहता है, ये हो क्या रहा है? और ये आदमी कौन है जो खुद को मेरा दोस्त बता रहा है? और इसका कहना है कि मेरे पीछे कोई गैंग पड़ा है।
जो मुझसे फिरौती मांग रहा है। लेकिन कोई मुझसे फिरौती की मांग क्यों करेगा भला? मैं कोई इतना अमीर आदमी तो नहीं। ये सब चल क्या रहा है? पता नहीं किस पर भरोसा करूं। संजय ने संकेत को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देख पूछा, क्या सोच रहे हो? तब संकेत ने पूछा, आज तारीख कौन सी है? संजय मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? संकेत जोर देते हुए पूछता है, बताओ आज तारीख कौन सी है? 22 अक्टूबर, संजय बताता है। संकेत हैरान होते हुए मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? आज तो 19 अक्टूबर है। तो क्या पिछले 3 दिनों से मैं उस होटल के कमरे में सोया हुआ था? विवान, सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। संजय ने इतना कहा ही था कि इतने में पीछे से एक गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ये वही लोग थे जिन्होंने फिरौती की मांग की थी और अब उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। उस गैंग के लोग उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे थे। संजय तेजी से गाड़ी भगा रहा था। इतने में एक गोली गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ते हुए सीधी संजय की गर्दन में जा घुसी, जिससे संजय का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया और उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामने वाली गाड़ी से जा टकराई। टक्कर जोरदार थी, लेकिन एयरबैग की वजह से संकेत बच गया। उसे बस थोड़ी सी चोटें आई थी। संकेत ने संजय की तरफ देखा। गोली लगने से संजय की मौत हो चुकी थी। संकेत गाड़ी से बाहर आया। उसने देखा कि उसका पीछा करने वाले वो लोग गाड़ी से उतरकर उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। संकेत उनसे बचते हुए तुरंत वहां से भाग गया। रोड पर हुए उस एक्सीडेंट से ट्रैफिक रुक गया था। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जिसकी आड़ लेते हुए संकेत उन हमलावरों को चकमा देकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। संकेत कुछ दूर आया होगा। वहां से एक बस गुजर रही थी। संकेत उस बस में जाकर बैठ जाता है। बस मुसाफिरों से पूरी तरह भरी हुई थी, जिस वजह से संकेत बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वहां बैठी एक लड़की के पास वाली सीट खाली थी, लेकिन एक लड़की के पास बैठने से उसे संकोच हो रहा था। संकेत के मन की इस हिचकिचाहट को उस लड़की ने भांप लिया। उस लड़की ने संकेत को आवाज देते हुए कहा, सुनिए, ये सीट खाली है, यहाँ बैठ जाइए। संकेत वहां जाकर बैठ गया। बस का कंडक्टर उसके पास आकर पूछता है, कहाँ का टिकट निकालेंगे? संकेत ने कहा, वृंदावन कॉलोनी। कंडक्टर कुछ सोचते हुए कहता है, देखिए, इस रूट पर वृंदावन कॉलोनी नाम की कोई जगह नहीं है। संकेत ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहे हैं आप वृंदावन कॉलोनी नहीं जानते? हमेशा मैं इसी रूट से ही तो आना जाना करता हूँ। कंडक्टर परेशान होते हुए कहता है, देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस शहर के बस डिपो में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर वृंदावन कॉलोनी नाम की कोई जगह नहीं है। आप यहाँ बैठे किसी से भी पूछ लीजिए। उस बस में बैठे सभी मुसाफिर संकेत की तरफ मुड़कर उसे घूरकर देखने लगे, जिन्हें देख संकेत थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। संकेत ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आखिरी स्टॉप का टिकट दे दीजिए। कंडक्टर ने उसे सबसे आखिरी स्टॉप वाला टिकट देते हुए 35 रुपए मांगे। संकेत ने जेब से निकालकर उसे 50 रुपए की नोट थमा दी। नोट देखकर कंडक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कौन सा नोट दे रहे हो? इस देश का तो नहीं लगता। अपने आप से घर में ही छाप दिया क्या? ये कहकर वो हंसने लगा। संकेत हैरान होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते हैं कि यहाँ वृंदावन कॉलोनी नाम की कोई जगह नहीं है, फिर कहते हैं कि ये नोट इस देश का नहीं। कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? कंडक्टर को गुस्सा आने लगा था। उसने झल्लाते हुए कहा, देखो भाई, या तो सही नोट दो या तो बस से बाहर उतर जाओ। अब संकेत को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। दोनों के बीच बहस बढ़ रही थी कि तभी एक जोर के झटके की वजह से दोनों अपना संतुलन खोकर गिरने लगे। झटके से कंडक्टर नीचे गिर पड़ा। संकेत ने बस में लगी स्टील की रॉड को मजबूती से पकड़ लिया था, इसलिए वो नीचे गिरने से बच गया था। बस में बैठे सभी लोग सोच ही रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी फिर से बस को एक और बड़ा झटका लगा। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि बस इतने झटके क्यों खा रही है। संकेत ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उनकी बस जिस ब्रिज से गुजर रही थी वो ब्रिज टूट रहा था।
ब्रिज के मजबूती के लिए बांधे गए केबल एक एक करके टूट रहे थे। ब्रिज की नींव ढह रही थी। ब्रिज का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया था और साबुत बचा हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे नीचे झुकते हुए टूट रहा था। इसलिए अब वो बस भी धीरे धीरे उस ढलान की ओर बढ़ रही थी। ब्रिज पर मौजूद कुछ गाड़ियां बच नहीं पाई और सीधे नीचे नदी में गिर गई। बस के ड्राइवर ने कसकर ब्रेक दबा के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी बस ढलान की ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। एक पल ऐसा आया कि आधी बस टूटे हुए हिस्से के आगे बढ़कर हवा में झूल रही थी और आधी ब्रिज पर जमी हुई थी। लोग बस के पिछले वाले हिस्से में जमा होकर बस का संतुलन बनाए हुए थे, लेकिन उस बस में मौजूद लोगों की किस्मत का पलड़ा किसी तराजू की तरह कभी जिंदगी की तरफ तो कभी मौत की तरफ झुकता। लोग चीख रहे थे। तभी ब्रिज के एक और हिस्से में एक बड़ी दरार आई, जिस वजह से पीछे मौजूद गाड़ियां बस से जा टकराई। उस टक्कर की वजह से बस धक्के से नीचे खिसकती हुई नदी में जा गिरी। अब तक राहत और बचाव कार्य करने वाले घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हर कोई मदद कार्य में जुट गया था। उस हादसे में कई लोग घायल हो गए तो कईयों ने अपनी जान गंवाई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें संकेत भी शामिल था। संकेत को काफी चोटें आई थी। एक बड़े से अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। संकेत का एक पैर और एक हाथ जख्मी हो गया था। संकेत बेहोश था। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तब उसने खुद को अस्पताल में पाया। घायल होने की वजह से संकेत हिल नहीं पा रहा था। संकेत बस अस्पताल के कॉट पर लेटा हुआ अपनी बदकिस्मती पर गम मना रहा था। आज दिन भर उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। सबसे पहले तो वो होटल में कैसे पहुंचा, उसके बाद वो कौन लोग थे जो उसकी जान लेना चाहते थे। जब अपनी जान बचाकर वो बस में चढ़ा तो वो ब्रिज वाला हादसा उसके साथ हुआ। पता नहीं नियति उसे किस मोड़ पर ले जाना चाहती थी। रात का वक्त था। संकेत की बस आंख लगी ही थी कि इतने में उसे कुछ शोर सुनाई देता है। अस्पताल में चीखों की आवाजें गूंजने लगी थी। सारे मरीज और कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। संकेत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गंभीर रूप से घायल संकेत हिल नहीं सकता था, इसीलिए उठकर देख भी नहीं पा रहा था। दरअसल जिस कमरे में नवजात शिशुओं को रखा जाता है, उस कमरे में रखे हुए एक इंक्यूबेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। जब तक ये बात ध्यान में आई तब तक वहां रखे कई नवजात शिशु झुलस गए थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि आग लगने पर पानी की बौछार करने वाले उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था। आग जब पूरे अस्पताल में फैलने लगी, सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। संकेत भी बचने के लिए छटपटा रहा था। इतने में एक वार्ड बॉय उसके पास आया और संकेत को एक व्हीलचेयर पर बिठाते हुए वहां से उसे बचाकर भागने लगा। संकेत ने उसे पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। तब उस वार्ड बॉय ने उसे बताया कि कैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग बुझाने वाला सारा मैकेनिज्म ठप हो चुका है। वार्ड बॉय संकेत को यह सब बता ही रहा था कि इतने में एक और जोर का धमाका हुआ। अस्पताल की इमारत ढहकर नीचे गिर गई, जिससे संकेत भी नीचे गिर पड़ा। संकेत उस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसने देखा तो सामने वार्ड बॉय एक बड़े से मलबे के नीचे दबकर मर चुका था। संकेत को कुछ टूटने की आवाजें आई। उसने ऊपर देखा तो छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिरने वाला था। संकेत बस अपनी आने वाली मौत को असहाय होकर देख रहा था। इतने में वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो बड़ा सा हिस्सा तेजी से नीचे गिरते हुए संकेत को जल्द ही कुचलने वाला था। संकेत ने अपनी आंखें बंद की। फिर से कोशिश करो, 1 2 3, एक बार फिर। संकेत को अपने पेट पर दबाव महसूस होने लगा। मुंह से पानी बाहर उगलते हुए संकेत झटके से उठ गया। धुंधला नजारा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। वो एक बोट पर था।
उसके आसपास 4 लोग थे। वो मछुआरे थे। उन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी। संकेत को कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीरे से उठकर बैठ गया। जब उसने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गया। अब वहाँ वो अस्पताल नहीं था जहाँ आग लगी हुई थी। अस्पताल की इमारत गिर रही थी। लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। मलबे के नीचे दबकर लोग मर रहे थे। वो खुद कुचलकर मरने वाला था। सब कुछ बदल चुका था। क्या भाई, जान देने आए थे क्या यहाँ? अगर जरा सी देर हो जाती तो पता है क्या हो जाता। वहां पर खड़े एक मछुआरे ने कहा। संकेत कुछ बोल नहीं पाता और कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। उसकी ये हालत देख दूसरा आदमी कहता है, अरे ये तो बेहोश हो गया, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर उसे नजदीक के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। जब संकेत को होश आया तब उसे एक एक घटना याद आने लगी। संकेत नौकरी की तलाश में शहर आया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई दोस्त थे और ना ही उसकी शादी हुई थी। इस दुनिया में होकर भी वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, ना कोई पूछने वाला था। दुख की बात तो यह है कि संकेत जैसे लोग किसी की गिनती में भी नहीं आते और ऐसे लोग अगर गायब भी हो जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी जिंदगी का कड़वा अनुभव था। इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन और अकेलेपन से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए वो नदी में कूदा था। लेकिन फिर वो होटल, वहां लगी आग, उसे जान से मारने वाले वो गुंडे, वो बस और अस्पताल का हादसा, वो सब घटनाएं कब, कहाँ और कैसे घटी थी? क्या वो कोई सपना था? अगर वो एक सपना था तो सपने में देखी हुई सारी बातें इतनी ज्यादा सच कैसे लग रही थी? सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। अगले दिन डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया। संकेत वापस अपने घर लौट आया। उसने एक दिन आराम किया। फिर उसने घटी हुई सारी घटनाओं का पता लगाना शुरू किया। इसी होड़ में वो एक जगह पहुंच गया। वो जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसे याद आया कि ये वही 5 स्टार होटल है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। संकेत के मन में पता नहीं क्या आया। उसने मोबाइल में तारीख देखी और तारीख देख के उसे एक और बात याद आई। उसके मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, आज तो 22 अक्टूबर है। संकेत होटल में चला आया जिस कमरे में धमाका हुआ था। संकेत उसी जगह पहुंच गया। समय 1:10। वहां उसने देखा कि गैस की पाइपलाइन कटी हुई है जिससे गैस लीक हो रही थी। उसने तुरंत ये बात वहां के इंचार्ज को बताई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। होटल के सारे स्टाफ ने संकेत का शुक्रिया अदा किया। संकेत वहां से निकल गया। अगला हादसा ब्रिज पर होने वाला था, इसलिए वो उस ब्रिज पर पहुंच गया। समय 2:23। वहां आकर उसने देखा कि ब्रिज की नींव में एक बड़ी सी दरार पड़ने लगी है जिससे ब्रिज को संभालने वाले केबल में तनाव बढ़ने लगा है। उसने जल्दी प्रशासन को इस बात की खबर कर दी। संबंधित अधिकारियों ने तुरंत वहां पहुंचकर वहां का ट्रैफिक रोक दिया, जिसमें वो बस भी शामिल थी जिसमें संकेत ने सफर किया था। देखते ही देखते सभी के सामने वो ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए वहां खड़े सभी ने संकेत के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसका धन्यवाद किया। अगला हादसा अस्पताल में रात को 11 से 12 के बीच में होने वाला था। संकेत उस अस्पताल को ढूंढने में जुट गया। वहां उस एरिया में 4-5 अस्पताल थे। संकेत ने उन सभी अस्पताल में जाकर देखा, लेकिन कोई भी अस्पताल वो नहीं था जो उसने देखा था। संकेत थक हार कर आखिरी अस्पताल से बाहर आया। 11:15 बज चुके थे और अब तक वो उस अस्पताल को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ था। तभी उसे अस्पताल की एक धुंधली सी झलक दिखाई देती है जिसमें उस अस्पताल का नाम दिखाई पड़ता है। संकेत कुछ याद करते हुए कहता है, जीवन ज्योत अस्पताल, हाँ यही तो नाम था उस अस्पताल का। संकेत भागते हुए उस अस्पताल में पहुंच गया। उसे याद था कि हादसा कहाँ होने वाला है। वो उसी जगह पहुंच गया। समय 11:35। संकेत ने देखा कि नवजात शिशुओं को जिस इंक्यूबेटर में रखा जाता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है। संकेत की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी शॉर्ट सर्किट से उस इंक्यूबेटर में आग लग गई। आग ज्यादा फैले
इससे पहले संकेत ने वहां पर रखे फायर एक्सटिंग्विशर को चलाकर उस आग को बुझा दिया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से रोक दिया। उसने अस्पताल प्रशासन को इस बात की खबर कर दी। जब सभी को इस बात का पता चला तो अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों समेत उन नवजात शिशुओं के माँ बाप ने संकेत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज एक ही दिन में उसने 3 बड़े हादसों को होने से रोका था। संकेत का शुक्रिया अदा करने के लिए शहर के मेयर की तरफ से एक खास सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। संकेत अब मशहूर हो चुका था, लेकिन एक बात अभी भी उसके समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ उस दिन हुआ क्या था। सवाल बहुत सारे थे। संकेत अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजबीन शुरू कर दी। काफी रिसर्च करने के बाद उसके हाथ एक नाम लगा। वो नाम था प्रोफेसर महाजन। महाजन यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ाते थे। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स जैसे जटिल विषयों में काफी रिसर्च की थी। संकेत ने महाजन से मिलने की अपॉइंटमेंट ली। अगले दिन वो उनसे मिलने उनके घर पहुंच गया और उनके स्टडी रूम में बैठकर उनके आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुला और एक 55 साल का वयस्क आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। वो प्रोफेसर महाजन थे। संकेत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मेरा नाम संकेत है और मैं। संकेत ने इतना कहा ही था, उसे बीच में रोकते हुए महाजन कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें, तुमने कई जानें बचाई है। बोलो क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। प्रोफेसर, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो सुनकर आपको शायद अजीब लगे, लेकिन एक आप ही है जो इस बात की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये कहकर उसने अपनी सारी आप बीतियों ने सुनाई, वो एक एक घटना जो उसके साथ हुई थी। उसने विस्तार से बताया। संकेत की पूरी बात सुनकर महाजन चौंक गए, क्योंकि आज तक वो जिसे बस एक थियरी मानते थे, वो बात आज साबित हो चुकी थी। उनके मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, ओह गॉड, सो इट वॉज राइट। प्रोफेसर आगे कहते हैं, तुमने जो अनुभव किया, वो जगह, वो सारी घटनाएं, वो कोई कल्पना या सपना नहीं, बल्कि सब सच था। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, पर तुम एक पैरेलल यूनिवर्स में जाकर आए हो। पैरेलल यूनिवर्स मतलब? संकेत ने अपनी शंका बोलकर बताई। प्रोफेसर महाजन उसे समझाते हुए कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स मतलब समांतर ब्रह्मांड, मतलब अपनी पृथ्वी जैसे एक यूनिवर्स में है जिसमें सूरज के साथ और भी कई ग्रह तारे हैं। उसी तरह का एक और यूनिवर्स कार्यरत है जिसमें भी एक पृथ्वी है, सूरज और दूसरे ग्रह है, जहां हमारे जैसे ही मनुष्य रहते हैं, जो दिखते नहीं, जैसे हम उन्हें नहीं देख सकते उसी तरह से वो भी हमें नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी इन दो यूनिवर्स के बीच एक कैविटी, यानी अगर आसान भाषा में कहे तो एक खाली जगह, एक सुरंग तैयार हो जाती है जिसे वर्म होल कहते हैं। कभी कभार यूनिवर्सल ग्लिच के चलते ऐसे वर्म होल बनते हैं जिससे होकर इस तरफ के इंसान उस यूनिवर्स में जा सकते हैं। तब उन्हें ऐसे अनुभव आ सकते हैं। संकेत पूछता है, लेकिन प्रोफेसर, वहां मुझे कुछ लोग अलग ही नाम से बुला रहे थे, ऐसा क्यों? प्रोफेसर कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक वेरिएंट उस यूनिवर्स में रहता है जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उस यूनिवर्स में मेरा, तुम्हारा और भी कई लोगों का एक वेरिएंट होगा जो बिल्कुल सेम दिखता होगा। मिसाल के तौर पर, मैं इस यूनिवर्स में प्रोफेसर हूँ, तो हो सकता है शायद मेरा वेरिएंट उस यूनिवर्स में कुछ और काम करता हो। वो लोग तुम्हें वो वेरिएंट समझ रहे होंगे। इस थियरी से आगे बढ़े तो एक संभावना तो मल्टीवर्स की भी है, यानी कई सारे ब्रह्मांड। लेकिन ये अब तक एक हाइपोथेटिकल सेट ऑफ यूनिवर्स वाली थियरी है। इसमें इंसान के एक से ज्यादा वेरिएंट हो सकते हैं। प्रोफेसर की बातें सुनकर संकेत दंग रह गया। वो ध्यान देकर उनकी बातें सुनने लगा। प्रोफेसर आगे बताते हैं, तुमने डेजावू के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है, या इस काम को हम पहले भी कर चुके हैं। उस फीलिंग, उस भावना को डेजावू कहते हैं। ये एक तरह का फिनोमिनन होता है।
तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ये इसलिए होता है क्योंकि आपके वेरिएंट ने उस घटना का अनुभव अपने यूनिवर्स में पहले ही कर लिया होता है और दो यूनिवर्स में आपसी जुड़ाव होता है। इसीलिए आपको ये लगता है कि आप ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं या आपके साथ ये घटना पहले भी हो चुकी है। मेरे रिसर्च के हिसाब से इन दो पैरेलल यूनिवर्स को जोड़ने वाला एक ही धागा है और वो है मौत। तुमने आत्महत्या करने के इरादे से नदी में छलांग लगाई। तुम्हारा शरीर नदी में डूब रहा था। वहाँ एक कैविटी बन गई और वॉर्म होल से होते हुए तुम पैरेलल यूनिवर्स में जाकर आए। ये हुई एक थियरी। और दूसरी थियरी टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की हो सकती है। मतलब तुमने जो देखा वो हो सकता है इसी यूनिवर्स की भविष्य में होने वाली घटनाएं हो। तुम समय में आगे जाकर उन घटनाओं के साक्षी बनकर आए। संकेत अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, बाप रे, ये तो काफी अद्भुत और अविश्वसनीय है। बिल्कुल, प्रोफेसर कहते हैं। दोनों चाय पीते हुए इस पर और चर्चा करते हैं। प्रोफेसर आगे कहते हैं, तुमने जिस तरह से सबकी जान बचाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे तो लगता है ज़रूर इसी मकसद के लिए तुम दूसरे यूनिवर्स में जाकर आए, या फिर इसका दूसरा तर्क भी दिया जा सकता है। अब फिर से आत्महत्या जैसा ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत। निराशा का दामन छोड़ एक नई शुरुआत करो। क्या पता आगे जिंदगी तुम्हें कौन सा अच्छा सरप्राइज दे। प्रोफेसर ने उसे जीने की एक नई दिशा दी। उन्हें अलविदा कहकर संकेत उनके घर से बाहर आया। घर जाने के लिए उसने रिक्शा वाले को आवाज लगाई। रिक्शा उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़की बाहर उतरती है। उसने संकेत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी आप मुझे नहीं जानते, पर आपने मेरी जान बचाई है। मैं जिस बस में सफ़र कर रही थी वो बस उस दिन ब्रिज से गुजरने वाली थी। आपने ऐन वक्त पर आकर सबकी जान बचा ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। संकेत ने उस लड़की को पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जिसने बस में उसे बैठने के लिए जगह दी थी। लड़की कहती है, जी आप कहीं जा रहे हैं? जी मैं वृंदावन कॉलोनी जा रहा हूँ, संकेत बताता है। क्या इत्तेफाक है, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। आइए साथ चलते हैं, उस लड़की ने जोर देते हुए कहा। संकेत उसके साथ रिक्शा में बैठ गया। संकेत ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मालविका है, लड़की ने बताया। दोनों रिक्शा में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। शायद कोई नई कहानी बुनने जा रही थी।